चलिए, इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव सीन ना, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास के अंदर हमने हमारा यहाँ पे कवर किया था टिल योर साइटोकाइनिन, दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो उतनी चीज हमने यहाँ पे कर ली थी। अगर आपको याद हो तो साइटोकाइनिन के भी हमने कई सारे वहाँ पे रोल्स देखे थे, जैसे कि एक हमारा वहाँ पे रोल था क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन में आपका साइटोकाइनिन आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ आपका साइटोकाइनिन आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। साइटोकाइनिन विल प्ले द रोल इन माय, गुड इवनिंग, विल प्ले द रोल इन माय सेल डिवीजन, मेरे सेल डिवीजन को यहाँ पे प्रमोट करता है मेरा साइटोकाइनिन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड। ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी साइटोकाइनिन को लेके, और वो सब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट अगेन एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सो आज की क्लास में हमारे यहाँ पे दो जो हार्मोन है, पहले उसे यहाँ पे खत्म कर लेंगे। दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू कंप्लीट एंड देन फिर उसके बाद वाली चीज हम यहाँ पे देखते हैं। In the last class, we have understood something in terms of cytokinin. Just wait a minute. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कौन सा हार्मोन होता है जो आपका अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव कर सकता है? साइटोकाइनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे होता है विच इज एक्चुअली यूजफुल एज अ वीडीसाइड? ऑक्सिन। राइट, ऑक्सिन को मैं हमेशा ये इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ वीडीसाइड, बिल्कुल सही। ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो मैं यूज कर सकता हूँ मेरे शुगर केन प्लांटेशन के ऊपर ताकि उनका लेंथ इंक्रीज हो सके? सबसे एक्सटेंसिव, हाँ जी, सबसे एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया गिबरेलिन का कौन सा फॉर्म था जिसको ज्यादा? वेरी गुड, राइट, इट इज गोइंग टू बी GA3। सो GA3 जो आपको वहां पे था वो आपका सबसे एक्सटेंसिवली आपको वहां पे स्टडी किया गया था। राइट, ट्रू। नाउ टेल मी, आपका कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी मदद से मैं एक्चुअली अपाइकल डोमिनेंस मेंटेन कर सकता हूँ? ऑक्सिन। 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 ऑक्सिन के अंदर मुझे बताइए नाम, सिंथेटिक ऑक्सिन के नाम क्या होते हैं? नैप्थेलिन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन, एसिटिक एसिड, 2,4,5T। राइट, ठीक है। सो 2,4,5T, 2,4D एंड योर नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये मेरे यहाँ पे हो जाते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया था। सो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव सीन। यहाँ से फटाफट स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। लेट्स नॉट टेक मोर देन 4 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे गिबरेलिन एसिड की वहाँ पे बात की थी। मैंने बोला था कि आपका डिले भी करता है सीनेसेंस को। सीनेसेंस मतलब आपको यहाँ पे एजिंग हो जाएगा, दैट सिंपली मींस एजिंग। सो आपकी प्लांट की एजिंग को यहाँ पे डिले करेगा। एब्सिशन मतलब बेसिकली आपका प्लांट वहां से गिरने वाला है, या आई वोंट से प्लांट बट आपका लीफ या आपका जो फ्रूट होता है वो वहां से जब गिरता है, दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज योर एब्सिशन। मार्टिंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं गिबरेलिन को, लेंथ इंक्रीज करता है। अगर आपको फ्रूट का शेप इंप्रूव करना है तो आप गिबरेलिन यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ये आज इतना शुगर केन के बारे में बात किया था। हाँ, अगर आप कोई कॉनिफर है, अगर कोई कॉनिफर है, अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मेच्योरिटी जल्दी आ जाए, इफ यू वांट टू इंक्रीज द मेच्योरिटी इन दिस काइंड ऑफ प्लांट, देन वहां पे मैं गिबरेलिन स्प्रे कर सकता हूँ, थस लीडिंग टू द अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो उससे क्या होगा, जल्दी वो मैच्योर होगा, उससे क्या होगा आपके यहाँ पे सीड प्रोडक्शन आपके यहाँ पे अर्ली यहाँ पे आपका हो जाएगा। राइट, गिबरेलिन also promotes your bolting, which actually means your internode elongation. This is nothing but my internode elongation, ये आपको होते मिलेगा। So this is also something done by my गिबरेलिन। तो ये भी आपको यहाँ पे करता है आपके यहाँ पे गिबरेलिन। Then we have talked about the साइटोकाइनिन। याद रखना, सिंथेटिक साइटोकाइनिन आपको यहाँ पे मिला था आपके हेरिंग फिश के स्पर्म की डीएनए में से। सो हेरिंग फिश में से हमने हमारे यहाँ पे स्पर्म एक्सट्रैक्ट किया, उस स्पर्म में से हमने हमारे यहाँ पे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, और उस डीएनए में से हमने हमारे यहाँ पे कैनिटीन नाम का हमारा हार्मोन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, जो हमारे यहाँ पे सिंथेटिक साइटोकाइनिन यहाँ पे था। ये करने के लिए जो हमने प्रोसेस यहाँ पे यूज किया था, दैट इज माई ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव प्रोसेस करने के बाद we have actually extracted your carnitine out of this particular DNA. Then we have this cytokinin. Cytokinin आपका यहाँ पे नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है कोकोनट वाटर, ईस्ट और अनराइप मेज में से। अनराइप मेज में से आपको जो यहाँ पे मिलेगा आपका साइटोकाइन, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे जियाटिन। तो ये आपका होगा नेचुरल साइटोकाइन का एग्जाम्पल। सो वी हैव सीन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ पे किया था, स्कूगन मिलर के नाम यहाँ पे याद रखना। रोल्स क्या है यहाँ पे, सेल डिवीजन, कैलिस कल्चर। अपाइकल डोमिनेंस को ये रिमूव करता है। तो अगर मैं साइटोकाइनिन को स्प्रे कर रहा हूं मेरे प्लांट के ऊपर, या मैं इंजेक्ट कर रहा हूं मेरे प्लांट के ऊपर, देन व्हाट विल हैपन, साइटोकाइनिन की वजह से मेरा अपाइकल डोमिनेंस रुक जाएगा और लैटरल ग्रोथ होते हुए मुझे वहां पे मिलेगी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन आपकी मदद करता है टू ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस, देन आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर साइटोकाइनिन। इट आल्सो नोन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ।
इट इज ऑल्सो नोन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ और, तो ये आपका शेल्फ लाइफ भी आपको यहाँ पे इंक्रीज करता है एंड इट्स गोइंग टू कीप द फ्रूट्स फ्रेश। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। और एक और बात याद रखना कि साइटोकिनिन आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन माय क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, लीव्स फॉर्मेशन। इसके अंदर भी आपका साइटोकिनिन एक रोल प्ले करेगा। सो न्यू लीव्स फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोप्लास्ट आपको नया बनाना हो तो आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, एडवांटेजेस रूट फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड ये क्या करता है साइटोकिनिन कि अगर आपको एक लीफ का सीनेसेंस को अगर आपको डिले करना हो तो वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा, और उन न्यूट्रिएंट्स के जैसे व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डिले इन द एजिंग ऑफ द लीफ। तो लीफ की जो एजिंग वहां पे हो रही है वो आपके यहाँ पे डिले हो जाएगी। सो प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स टू डिले ऑफ द लीफ सीनेसेंस। सो लीफ सीनेसेंस को डिले करने के लिए इट विल यूज द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन आपके यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय इथिलीन। अब जब भी इथिलीन आपके सामने ये टर्म आएगा, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, दैट इज माय गैसियस हार्मोन। ये मेरा यहाँ पे रहेगा गैसियस हार्मोन। सो दैट इज माय गैसियस हार्मोन। ये आपका वहां पे सिंथेसाइज किया जाता है जहां पे आपका टिश्यू सीनेसेंस हो रहा होगा, जहां पे एजिंग हो रहा होता है या राइपनिंग हो रहा होता है, वहां पे इसका सिंथेसिस आपको ज्यादा होते हुए आपको मिलता है। सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन अ लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यू अंडरगोइंग द सीनेसेंस एंड राइपनिंग। अब आपको याद ये रखना है कि जब भी आपके सामने इथिलीन टर्म आएगा, पहली चीज इट्स अ गैसियस हार्मोन। सेकेंड चीज, ये मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इथिलीन इज समथिंग इज बीन मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोन है। So this is going to be your most widely used hormone, that is going to be your ethylene over it. तो आपका most widely used hormone is going to be your ethylene in this. Now the next thing you have to understand here is कि ethylene मेरे यहाँ पे most widely used hormone तो मेरा यहाँ पे है ही, but ये जो मेरा यहाँ पे हार्मोन है, इसका सबसे मेन काम यहाँ पे इसलिए इसका मेन काम यहाँ पे ये होता है रैपनिंग। सो दिस इज नोन फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। यहाँ पे हमने मैंगो का एग्जांपल लेकर रखा हुआ है, मैंगो को तो राइप कराता ही है, बट बाकी सारे फ्रूट्स भी जो आपके होते हैं उनकी जो रैपनिंग होती है वो इथिलीन की वजह से ही होती है। आपने ये बात कभी नोटिस की होगी कि अगर आपका एक केला खराब हो जाए, मतलब एकदम ब्लैक हो जाए, अगर आपने उसे बाकी किलो के बीच में रख दिया, अच्छे किलो के बीच में, तो भी खराब हो जाता है। You must have noticed that. Yes, sir. So that is all because of your this gaseous ethylene coming out from that banana and also affecting the other banana as well. So ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। Then ethylene is something which is going to promote your abscission. ये आपका एब्सिशन को प्रमोट करता है, सो एब्सिशन को भी प्रमोट करेगा एंड आल्सो माय सीनेसेंस। सर इनको प्रमोट करता है। हाँ, इनको प्रमोट करता है, बिल्कुल। सो ये बेसिकली प्रमोट करेगा मेरे एब्सिशन को और आल्सो माय सीनेसेंस। दिस इज समथिंग इट इज गोइंग टू बी प्रमोटिंग। सो ये प्रमोट करेगा, याद रखना, इन दोनों इवेंट्स को ये प्रमोट करता है। अच्छा, एक और बात याद रखना, इथिलीन आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग कैटेगरी के अंदर आता है। सो इथिलीन इज एक्चुअली माय ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन नाम सुन के ये मत सोचना कि सर इसके वजह से तो फिर ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी यहाँ पे, बल्कि ये प्लांट को एक तरीके से हेल्प ही कर रहा होता है। इवन दो इट विल कम अंडर द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, बट ये आपकी प्लांट की मदद ही कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। सो याद रखना, इट इज गोइंग टू प्रमोट द एब्सिशन एंड सीनेसेंस को ये यहाँ पे प्रमोट करेगा। सो यहाँ पे आपका एजिंग होता है, इसके वजह से द एजिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर, राइट। अब यहाँ पे हम और भी चीजें हम इस बारे में यहाँ पे सीख लेते हैं, देख लेते हैं। इथिलीन के बारे में आप कुछ चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि इथिलीन एक और हार्मोन के साथ काम करके फ्लावरिंग करा सकता है पाइनएप्पल के अंदर। वो कौन सा हार्मोन होता है? इथिलीन एंड ऑक्सिन। आप लोग जानते हो ये बात को, दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। सो ये दोनों मिलके आपका फ्लावरिंग कराते हैं पाइनएप्पल के अंदर। सो आई जस्ट सेड ओवर पाइनएप्पल, आपको पता चल जाना चाहिए। सो पाइनएप्पल के अंदर ये लोग अपनी फ्लावरिंग यहाँ पे करा देंगे। Then you have ethylene is also known to play important role in stem elongation. Plant growth regulators, प्रियांशी क्या हो रही है? What is happening? कोमल कुछ बता रही है। What are you discussing? So stem elongation in rice plant. राइस प्लांट के अंदर स्टेम इलोंगेशन करने के लिए आपका इथिलीन एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। अगर आपने कभी राइस प्लांट को देखा होगा ना, तो राइस प्लांट पानी के अंदर आधा सबमर्ज रहता है। आपका राइस प्लांट पानी के अंदर आधा जब उसे लगाया जाता है तो पानी के अंदर रहता है, वो आधा पानी के अंदर होता है, आधा बाहर आता है। और जो बाहर आ रहा होता है
दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इथिलीन। सो इथिलीन क्या करता है, इट विल प्रमोट द स्टेम इलॉन्गेशन इन राइस प्लांट। तो उससे क्या होगा, जो आपका जो राइस प्लांट होगा, इट विल कम above the surface of water. So what will happen, it will come above the surface of water, the surface of water। तो वाटर सरफेस से ये बाहर आते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्योंकि ये कई बार सवाल आ जाता है कि स्टेम इलॉन्गेशन या इंटरनोड इलॉन्गेशन आपके राइस प्लांट में कौन करता है। राइस प्लांट अगर सामने टर्म आ रहा है तो याद रखना दैट इज डन बाय माय इथिलीन। सो इथिलीन इज नोन टू प्रमोट द स्टेम इलॉन्गेशन इन द राइस प्लांट। एक ये बात आपको यहाँ पे आ जाती है। देन यू विल फाइंड कि इथिलीन विल आल्सो हैव अ रोल टू बी प्लेड इन टर्म्स ऑफ इपिनेस्टी। ये प्रमोट करता है, इट इज आल्सो नोन टू प्रमोट इपिनेस्टी। अब इपिनेस्टी मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है, इपिनेस्टी का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है दैट यू विल फाइंड कि आपका जो ट्री है, आपका समझे यहाँ पे आपका ट्री है, और अगर इसके अंदर इपिनेस्टी हो रही है, सो दैट मीन्स व्हाट, कि इसके ऊपर जितने भी लीव्स लगे होंगे ना, वो सारे नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके देखने लगेंगे। सो व्हाटएवर द लीव्स यू विल हैव ओवर हियर, दे विल स्टार्ट लुकिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो भी आपके इस ट्री के अंदर आपके लीफ लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑल दोज लीव्स विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या सारे बेंड हो जाएंगे, सारा पूरा ब्रांच आपके यहाँ पे बेंड हो जाती है नीचे के डायरेक्शन की तरफ। ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इपिनेस्टी, वी कॉल इट एज अ इपिनेस्टी। क्या कहते हैं, इपिनेस्टी के अंदर आपको क्या होते हुए दैट ऑल द leaves, or I would say all the aerial parts of the plant bend towards the gravity. Aerial parts bend towards soil। ये सारे नीचे की तरफ यहाँ पे झुक जाते हैं, और ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है कि मेरे सारे लीव्स यहाँ पे झुक रहे हैं नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज माय इपिनेस्टी। तो इपिनेस्टी भी एक आपको टर्म याद रखना है जो आप इथिलीन के साथ यहाँ पे आप रिलेट करोगे। सो इथिलीन इज गोइंग टू प्रमोट समथिंग कॉल्ड एज माय इपिनेस्टी। सो इथिलीन के बारे में इपिनेस्टी याद रखना, स्टेम इलॉन्गेशन इन राइस प्लांट आप यहाँ पे याद रखना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे। इसके साथ एक और चीज रखना, इट ऑल्सो प्रमोट्स द रूट फॉर्मेशन। ये रूट फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे होता है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट माय रूट फॉर्मेशन। So it promotes formation and elongation. So root formation and elongation में भी ये आपके यहाँ पे मदद करता है। So ये भी एक इसका यहाँ पे काम होता है आपके यहाँ पे इथिलीन का। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना, देखो यहाँ पे राइस प्लांट को देख पा रहे हो, राइस प्लांट कैसे पानी में आपका लगा के रखा हुआ है। So certain part will be in the water and other part will be above the water। तो ये राइस प्लांट जो आपका अबव द वाटर आपका आता है ना टाइम के साथ साथ, वो आपका इथिलीन की वजह से आ रहा होता है। तो इथिलीन क्या करता है, राइस प्लांट में प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है आपके स्टेम इलॉन्गेशन को, और उसकी वजह से आपका राइस प्लांट पानी के सरफेस से बाहर आता है। अब ये बात याद रखना कि पानी के सरफेस के बाहर आना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो आप अपना फोटोसिंथेसिस आराम से कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, ये चीज आपको होते मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ द इथिलीन, यू फाइंड दिस हैपनिंग, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। So effective in fruit ripening, ethylene breaks the seed and bud dormancy. So ये किसके अंदर specifically initiate germination in the peanut seed and sprouting of the potato tuber। ये दो एग्जांपल याद रखना, क्योंकि अगर आपके सामने ऐसा सवाल आएगा ना तो वो लोग मेंशन करेंगे एग्जांपल के थ्रू। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मेरा गिबरेलिन एसिड भी मेरा सीड एंड बड डॉर्मेंसी को रिमूव करता था, मेरा गिबरेलिन भी वाज रिमूविंग माय सीड एंड बड डॉर्मेंसी। तो इथिलीन भी मेरा यहाँ पे सीड एंड बड डॉर्मेंसी को रिमूव करता है, बट आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है, peanut seeds and your sprouting potato tuber। ये दो एग्जांपल याद रखते हैं जहां पे आपका इथिलीन आपका सीड एंड बड डॉर्मेंसी को यहाँ पे आपका रिमूव कर रहा है। अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हिच ऑफ दिस हार्मोन इज नोन टू प्रमोट द सीड जर्मिनेशन या टू रिमूव द सीड डॉर्मेंसी, तो यू हैव टू गो विद द गिबरेलिक एसिड। बट अगर कभी सवाल ऐसा आएगा तो आपको अगर प्रिसाइसली एग्जाम्पल के साथ पूछा जाए कि कौन करता है पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग कौन करता है, देन आपका आंसर वहां पे आएगा इथिलीन। देन यू कैन से दैट इथिलीन कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर देयर। क्या ये बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes sir। Yes sir। ठीक है। देन इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पिट्यूल इलॉन्गेशन इन अ डीप वाटर राइस प्लांट, राइट, ये हम देख चुके हैं। प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इथिलीन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। राइस प्लांट याद रखना, बाकी 3 पॉइंट्स आपको वैसे याद हो जाएंगे। एंड याद रखना, इट इज गोइंग टू प्रमोट मायोसिनेसेंस एंड एब्सिशन इन द प्लांट ऑर्गन एंड स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर। तो एजिंग ये प्रमोट करता है, एजिंग ये प्रमोट करेगा। और याद रखना, एजिंग कई बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आपका एक मिड एज में अगर आपका एक लीफ है या एक पार्ट है प्लांट का,
तो आप एजिंग करा के उसको वहां से रिमूव करो, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेक अ न्यू प्लांट, यू कैन एक्चुअली मेक अ न्यू लीफ ओवर देयर। आपको एक और बात यहाँ पे समझनी है कि जब एजिंग हो रहा होता है ना, तो उस पार्ट के अंदर, उस लीफ के पार्ट के अंदर आप न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते, सो दैट, क्योंकि आप तो जानते हो कि उसकी तो वहां पे डेथ होने वाली है, सो दैट यू कैन सेंड द न्यूट्रिएंट सप्लाई टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज वेल। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एजिंग के दौरान आप वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई वहां पे नहीं कर रहे होते हैं। जब आपको चाहिए कि मेरा लीफ का एजिंग ना हो, तब आप वहां पे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कराते हो, जो आपका यहाँ पे करने में हेल्प करता है आपकी साइटोकाइनिन। सो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी है। देन मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड आर एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज माय इथेफॉन। इथेफॉन आपका लाइक ये कमर्शियल, इसको हम यूज करते हैं आप इथेफॉन को, विच इज यूज्ड फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। सो रैपनिंग करने के लिए इसको हम बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं। मैंगो की रैपनिंग हो गई या दूसरे फ्रूट्स की रैपनिंग हो गई, वो सब करने के लिए इथेफॉन को कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ईपीएन से दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके कैसे लीव्स आपके नीचे झुक गए सारे के सारे। ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर फेसिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। This is a case of your epinasty. This is a case for your epinasty. तो ये मेरा epinasty का यहाँ पे केस है। This is going to be a case for my epinasty. ठीक है। Now over here you have ethylene is used to initiate the flowering and for synchronization of fruit set in pineapples. ये हम already देख चुके हैं यहाँ पे। Induce flowering in mango as well. ये भी याद रखना, ये आपका इवन फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है मैंगो के अंदर भी। ठीक है, पाइनएप्पल तो हमने यहाँ पे देख लिया, बट मैंगो के अंदर भी आपका यहाँ पे ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इथेफॉन इज अ एक्वेसियस सॉल्यूशन रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस द इथिलीन स्लोली। तो इसको हम यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पे, ताकि हमारे यहाँ पे रैपनिंग हम कर सकें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इथेफॉन हेस्टेंस द फ्रूट रैपनिंग, मतलब इंक्रीज करता है रेट ऑफ फ्रूट रैपनिंग इन टोमेटोज, एप्पल्स and accelerates the abscission in the fruit and the flower. Abscission मैंने जैसे आपको बोला था, वो आपका प्रमोट ही कर रहा होता है। Thinning of cotton, cherry, walnut, right? This all comes under part of my abscission and senescence के अंदर। It promotes the female flower in cucumber. ये याद रखना, ये पैराग्राफ निकाला इसलिए ताकि आप ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रखो कि फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन प्रमोट करता है क्यूकम्बर के अंदर, thereby increasing the yield। ये अगर कभी स्टेटमेंट आ गया ना नीट एग्जाम के अंदर तो भूलना मत। इथिलीन इज नोन टू प्रमोट द फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन क्यूकम्बर। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये काफी लास्ट में लिखा हुआ है, बट यू कैन फाइंड दिस स्टेटमेंट कमिंग, कभी भी एग्जाम में आ सकता है और ये आपको याद रखना है। इसको आप समझ नहीं सकते, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपका क्यूकम्बर का प्लांट है, उसमें अगर आपका फीमेल फ्लावरिंग प्रमोट करनी है आपको, तो इथिलीन स्प्रे करना आपके लिए यहाँ पे यूजफुल रहेगा। सो ये बात याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय क्यूकम्बर को लेके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। कलेक्टिवली इथिलीन आपका एक बहुत फायदेमंद हार्मोन है, जिसको फार्मर्स बहुत अच्छे से, आई वुड से बहुत ज्यादा अमाउंट पे आपके यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज माय epinasty। सो क्या इथिलीन की कहानी यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. All right, so this is what you have to discuss in terms of the ethylene. Now let's jump on my last hormone. कुछ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जो हम वापस से बाद में देखते हैं, पहले हमारा हार्मोन खत्म करते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज योर ABA। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद योर एब्सिसिक एसिड के साथ आपका यहाँ पे क्या होता है। जब हम बात करते हैं हमारे ABA के बारे में, तो कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे हमेशा इसके बारे में याद रखना है। देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम। So when you discuss something about your ABA, so आपको याद रखना है यहाँ पे that ABA is also known as stress hormone। इसको हम इवन यहाँ पे बोलता है as a stress hormone। एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसको हम स्ट्रेस हार्मोन तो यहाँ पे बोलते ही है, उसके साथ साथ दिस इज बीन ऑल्सो कॉल्ड एज योर डॉर्मेन। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ डॉर्मेन। सो याद रखना ABA के दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसको हम इवन बोलते हैं एज अ स्ट्रेस हार्मोन, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ डॉर्मेन। अब इसको हम डॉर्मेन यहाँ पे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट प्रमोट्स द डॉर्मेंसी। इट प्रमोट्स dormancy of bud and seed। अब आप एक बात यहाँ पे समझो, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते क्यों है, पहले हम इसे ये जानते हैं। अगर मेरा प्लांट कभी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में आया,
अगर मेरा प्लांट कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में आया, अब एक बात बताओ, एक प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो सकती है? एक प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हो सकती है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। सर जब उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर या सनलाइट ना मिल रही हो ग्रो करने के लिए। Right, true. When you have less amount of water in the environment, so I can say when you have a water shortage. So when you have a water shortage, तो ये कंडीशन आपके लिए यहाँ पे हो जाती है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर ये एक प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वाटर शॉर्टेज वाली कंडीशन अगर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है आपके प्लांट के लिए, देन उसे अपने आप को वहां पे सर्वाइव कराना है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ABA आगे आएगा, ABA विल बी सिंथेसाइज्ड इन द वेरी हाई अमाउंट, और वो आपके प्लांट को बचाएगा इस कंडीशन में, या इस कंडीशन में सर्वाइव करने में वो आपके यहाँ पे हेल्प करेगा। सो ये जो आपका ABA होता है, जो आपका वाटर शॉर्टेज के अंदर आपके यहाँ पे मदद करता है, या अगर ड्राउट कंडीशन हो, वाटर शॉर्टेज में बोलूँ यहाँ पे, और आई कैन ऑल्सो कॉल व्हेन यू हैव अ ड्राउट कंडीशन, ये बड़ी हार्श कंडीशन आपके यहाँ पे अगर आगे सूखा पड़ गया, तो वो टाइम पे आपका ABA आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आपके प्लांट के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ड्राउट आ गया या वाटर शॉर्टेज आ गया, देन आपका ABA आपका यहाँ पे क्या करेगा? सो योर ABA विल कम ओवर हियर, योर ABA इज गोइंग टू कम and will play certain roles. Like first of all, it will promote closure of stomata. जो स्टोमेटा आपका यहाँ पे रहेगा लीव्स के अंदर, उसको बंद कराएगा। That's the first thing it will do. स्टोमेटा को बंद कराने का रीजन यहाँ पे ये है ताकि आप रिड्यूस कर सको ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा को आपने बंद करा दिया लीव्स के अंदर, दैट इज बीन डन टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। दिस विल अल्टीमेटली रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो आप पानी बचा रहे हो अपना यहाँ पे, reduce transpiration। ठीक है, उसके साथ मैंने आपको पहले मेंशन किया था, ये बर्ड और सीड को वहां पे डोर्मेंट करेगा, लाइक इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट कि वो डोर्मेंट ही रहे वहां पे। अब ये ABA इनको डोर्मेंट इसलिए रखता है क्योंकि अगर आपके पास पानी ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है कि मेरा सीड वहां पे जर्मिनेट करे, कोई मतलब नहीं है कि मेरा बर्ड वहां पे जर्मिनेट करे। सो दैट इज वाई अगर पानी नहीं होता तो आप मेंटेन करते हो आपकी सीड और बर्ड की डोमेंसी, बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस आपके लिए सुटेबल नहीं है, और इसलिए ABA आपको बचा रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग वो यहाँ पे क्या करेगा? प्रमोट्स द रूट फॉर्मेशन एंड रूट इलोंगेशन। सो प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन एंड रूट इलोंगेशन। सो रूट फॉर्मेशन और रूट इलोंगेशन में आपकी मदद करता है। अब ये बात आप समझो, यहाँ पे समझो एक प्लांट है, उसके आसपास सूखा पड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, प्लांट को अपने सॉइल के डेप्थ में जाना पड़ेगा अपने पानी को ढूंढने के लिए। द प्लांट हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ द सॉइल सो दैट वो अपना पानी वहां पे ढूंढ पाएगा, और वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ रूट इलोंगेशन। सो नया रूट फॉर्मेशन एंड रूट इलोंगेशन इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय ABA। तो ABA की मदद से यू विल बी फाइंडिंग कि आपका रूट फॉर्मेशन रूट इलोंगेशन आपका होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड कि वो आपका डेप्थ तक आपका रूट्स आपके यहाँ पे जाएंगे, और वहां पे जाने के बाद अपना पानी को वहां से एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इट विल प्रमोट माय रूट फॉर्मेशन रूट इलोंगेशन, जो सेंस भी करता है बात। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो आप ये सब वहां पे करोगे। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो वो टाइम पे वो इनहिबिट करता है शूट फॉर्मेशन। सो ABA इज गोइंग टू इनहिबिट शूट फॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू इनहिबिट शूट फॉर्मेशन। बेटा सिंपल सी बात है, पानी में सॉइल के अंदर पानी है नहीं, और आप प्लान नहीं कर सकते वो टाइम पे कि मैं नए शूट्स बनाऊंगा। कौन उन्हें सस्टेन करेगा, कौन उन्हें लाइक एनर्जी प्रोवाइड करेगा? सो पानी तो आपके पास है नहीं यहाँ पे, सो दैट इज व्हाई वो टाइम पे इट कैन इनहिबिट द शूट फॉर्मेशन। सो ये भी आपको बात समझनी है कि कैसे एक प्लांट को बचा रहा है वहां पे। इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट कि प्लांट अपनी एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि उसे पानी मिल सके, राइट? या मैं ऐसा कह सकता हूँ, प्लांट अपनी एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर पाए। सो दैट इज व्हाट ABA इज नोन फॉर। और जब मैं कह रहा हूँ ना कि इसे मैं डॉर्मेंट कहता हूँ यहाँ पे, तो याद रखना इसे मैं डॉर्मेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है। दैट इज व्हाई आई विल कॉल इट एज अ डॉर्मेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा हार्मोन होता है विच इज अपोजिट टू माय गिबरेलिक एसिड, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ माय ABA इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अपोजिट टू माय गिबरेलिक एसिड। कह सकता हूँ ना मैं, क्योंकि आपका जो गिबरेलिन था वो कर रहा था आपका प्रमोट आपका सीड जर्मिनेशन, ये आपका प्रमोट कर रहा है आपका सीड डॉर्मेंसी। सो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट, सो आई कैन वेरी क्लियरली से ओवर हियर दैट माय गिबरेलिक एसिड
is antagonist to ABA. So gibberellic acid is going to be antagonist to your ABA. So that is one thing you have to know over here. So gibberellic acid is antagonist. That means ये आपका opposite होता है, right? दोनों एक दूसरे से opposite होते हैं. गिबरेलिन आपका करेगा यहाँ पे प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, वो नहीं बोलेगा, वो सीड को जर्मिनेट होने देगा ही नहीं. ऑन द अदर हैंड आपका गिबरेलिक एसिड जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका प्रमोट करता है. इट इज गोइंग टू प्रमोट द टू रिमूव द सीड डॉर्मेंसी एंड टू प्रमोट द सीड जर्मिनेशन. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी वर्किंग कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर. तो ये वाला एक पॉइंट भी आपको यहाँ पे जरूरी से याद रखना है. क्या इतनी बातें आपको ये स्लाइड पे सबको समझ आ रही है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, क्योंकि यू विल फाइंड इसमें से घुमा के भी अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपके जहन में यह बात रहनी चाहिए, यार मेरा एबीए कर क्या रहा था वहां पे, व्हाट माय एबीए वाज एक्चुअली नोन फॉर. तो इवन दो ये भी मेरा आता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के अंदर ही आता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये आपका प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ माई ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ओनली, इनहिबिटिंग हार्मोन, बट यू शुड नो दैट इट इज प्रोटेक्टिंग द प्लांट इन द रियल सेंस. ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इट इज प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग द एब्सिशन एंड डोर्मेंसी. स्टार्ट अपना. वन मोर थिंग आई वुड टेल ओवर हियर कि एबीए आपका प्रमोट करेगा आपका एब्सिशन. बिल्कुल आपका एबीए प्रमोट करेगा आपका एब्सिशन. एबीए इज आल्सो गोइंग टू प्रमोट माय सीनेसेंस. ये आपका सीनेसेंस भी आपका प्रमोट कर सकता है. ठीक है. It acts generally it acts as a general plant growth inhibitor and inhibitor of a plant metabolism. ABA inhibit the seed germination. Seed को germinate होने देगा नहीं. ABA stimulate the closure of stomata in the epidermis and increase the tolerance of plant to various kind of stress. आपने स्टोमेटा बंद कर दिया, आप पानी बचा रहे हो यहाँ पे, और वो जनरली आपको करना पड़ता है जब आपके प्लांट के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो. Therefore it is called as my stress hormone. So stress condition में ये आगे आके आपको बचाएगा. हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ये कैसे कम पानी के अंदर आपकी हेल्प करता है, बट ये बात याद रखना, अगर बहुत ज्यादा ठंड हो तब भी आके आपकी हेल्प करेगा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तब भी आपके आके हेल्प करता है. लेकिन वो कैसे हेल्प करता है वो आप इस लेवल पे नहीं सीखते हैं, बट श्योरली आगे आप सीखोगे कि हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स व्हेन यू हैव अ वेरी लो टेम्परेचर एज वेल. ओके. इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी के अंदर आपके रोल प्ले करेगा यहाँ पे. By inducing the dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for my growth. So simple सी बात है, अगर आप डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहे हो तो बेसिकली आप हेल्प कर रहे हो उस सीड को सरवाइव करने के लिए ऐसी कंडीशन के अंदर जो फेवरेबल है नहीं. So that's what they are telling over there. In most situation, ABA act as a antagonist to my gibberellic acid. Opposite काम करता है to my gibberellic acid. बस इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं in terms of my gibberellic acid. अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, उनकी कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं. क्या है उनकी यहाँ पे कहानी? सो पहले तो याद रखना कि आपका एबीए के बारे में इनिशियली उन्होंने 3 अलग अलग हार्मोन यहाँ पे निकाले थे. दे डिस्कवर्ड द इनहिबिटर 1, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मेन. लेटर ऑल 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल एंड इट वाज नेम्ड एज एबीए. सो उनको 3 अलग अलग हार्मोन उन्होंने निकाले थे पहले, एंड देन दे रियलाइज कि केमिकली ये सारे सेम है, देन दे नेम देम एज एबीए 1960s में. एचएच कजिन जो आपके यहाँ पे पर्सन था, ये हमारा एक इंडिविजुअल है, इसने क्या किया था, इसने ऑरेंजेस को लेके पता लगाया था अबाउट द इथिलीन. कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम अ राइप्ड ऑरेंजेस दैट हैस्टन द रैपनिंग ऑफ द स्टोर्ड अनराइप्ड बनानास. इसने क्या किया, ऑरेंज लिया, एक राइप्ड ऑरेंज रखा उससे बनाना के बीच में जो अनराइप्ड थे, ग्रीन कलर के थे, और कुछ टाइम के बाद वो येलो कलर के वहां पे हो गए. सो दैट वाज एग्जांपल. दैट्स व्हेन ही सेड कि वहां से कुछ निकल के आ रहा है which is actually promoting the ripening, और वो volatile substance आपका यहाँ पे था इथिलीन. बस इतनी बातें आपको यहाँ पे समझनी है. So that was my gaseous hormone. That's it. यहाँ पे आपके प्लांट हार्मोन्स आपके खत्म हो जाते हैं. इतनी चीजें अगर आप समझ सकते हो, हैंडल कर सकते हो, इफ यू कैन रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग, जो हो जाएंगे आपको याद क्वेश्चन सॉल्व कर करके. जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका वो उसके ऊपर ग्रिप बनेगा. ठीक है. So that will need to be enough for you. तो एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन पहले पुराने वाले कल के सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. सो अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये तो हमने कल कर लिया था. एवियना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ. जल्दी से हैंड रेज करो ताकि हम आगे बढ़ सके, मैं और भी चीजें यहाँ पे पढ़नी है. सो एवियना कर्वेचर जो हमने किया था, ये किसने किया? ये इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ. बायोएसे मतलब आइसोलेशन ऑफ.
बस 2 लोग, कहाँ है बाकी बच्चे? क्लास में तो प्रेजेंट है लेकिन है कहाँ पे? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। यस, माय इंडोल एसिटिक एसिड, दैट्स माय ऑक्सीजन। इंडोल एसिटिक एसिड, बेटा भूलना मत, कई बार वो लोग ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, दे विल राइट द IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, वो यहाँ पे लिख देंगे। कोई मुझे बताएगा आप में से कि आपका एविना कर्वेचर टेस्ट किया किसने था? effluent. Right, was done by my effluent. So effluent ने ये किया था मैंने यहाँ पे एविना कर्वेचर टेस्ट, which is the bias of my indole 3 acetic acid. Then अब ये थोड़ा ध्यान से करना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। What causes a green plant exposed to light on only one side to bend towards the source of light as it grows? So मोनिका ने हैंड रेज किया, बाकी लोग भी देखिए इसमें क्या आंसर आ सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि जब आपका बेंडिंग हो रहा होता है लाइट की तरफ तो उसका रीजन क्या होता है, हार्मोन कहां पे जाके क्या करेगा जिसके वजह से आपका बेंडिंग हो रहा होता है। सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए शिवानी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो। प्रियांश आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड शिवा आपको? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पे सी आंसर है। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग द ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, और उसके वजह से आपको यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी इन दिस, राइट। अब एक काम करते हैं, थोड़े हम टॉपिक्स आगे बढ़ाते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल बाय, अगर मुझे कैलस कल्चर में से अगर शूट बनाना हो, अगर मेरे पास कैलस कल्चर है और अगर मुझे शूट बनाना हो तो मैं क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करूंगा जिससे मेरा शूट यहाँ पे बन सकता है? सो चलिए बताइए हैंड रेज करके, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस। बताइए अंश, पूजा डागर बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है। अगर आपको बनाना हो अपना शूट, इफ यू वांट टू फॉर्म द शूट फॉर्मेशन, देन यू नीड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन टू द ऑक्सीजन रेशियो। सो यू नीड टू हैव हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन टू द ऑक्सीजन रेशियो, तब आपको यहाँ पे शूट फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द शूट फॉर्मेशन कैन बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट, ट्रू। नाउ लेट्स डू वन थिंग, कुछ हम यहाँ पे आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। There are 3 terms. Let's have a look at this terms over here. ये मेरे कौन से यहाँ पे टर्म है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। 3 टर्म्स है मेरे पास यहाँ पे। You have a term like your differentiation, de-differentiation and re-differentiation. ये 3 टर्म्स आपके सामने यहाँ पे है। Now let's try to understand कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। आराम से सुनना इस बात को, ताकि एक बार आप समझ जाओ तो आपको हमेशा ये याद रहे, अभी या 6 महीने बाद जैसे भी आपको याद रहे। अब आपने सुना होगा, you must be knowing that, कि आपके प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और उनका कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ वो डिवाइड करते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो यू हैव सम सेल्स इन द प्लांट्स, आपके प्लांट्स के अंदर कुछ आपके यहाँ पे सेल्स होते हैं एंड दो सेल्स जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग, और उनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता, बस वो डिवाइड करके नए सेल्स बनाते रहते हैं। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आप ये भी कह सकते हो कि आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपके प्लांट्स होते हैं इनमें से पूरा प्लांट बनता है। मतलब ये वो सेल्स है विच आर अनडिफरेंशिएटेड, और अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि इनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं होता, ये बस डिवाइड करके नए सेल बना के देते हैं आपको। दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म द न्यू सेल्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब आप ये सोचो कि जो मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इन्होंने डिवाइड कर करके कुछ 4 सेल आपको बना के दिए या कुछ नंबर ऑफ सेल आपको बना के दिए। सो दे गिव यू सर्टेन सेल्स, तो उन्होंने आपको कुछ सेल्स यहाँ पे बना के दिए, और जो सेल्स उन्होंने आपके यहाँ पे बना के दिए दे नाउ बिकम अ सेल ऑफ माय पेरेन्काइमा। तो जो उन्होंने आपको यहाँ पे 4 सेल या 5 सेल आपको यहाँ पे बना के दिए, दो सेल्स नाउ हैव बिकम पेरेन्काइमा। तो ये जो 4-5 सेल आपको यहाँ पे बन के मिले हैं, सो मेरिस्टेमेटिक सेल ने आपको 4-5 सेल यहाँ पे बना के दिए, एंड दो सेल आर माय सेल्स ऑफ माय पेरेन्काइमा। दो सेल्स आर गोइंग टू बी द सेल्स ऑफ माय पेरेन्काइमा। तो अगर ये मेरे हो जाते हैं यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमा सुना होगा ना नाम, आपने बचपन में आया पढ़ा, कभी ना पढ़ा होगा ये आपने, राइट। सो दीस आर माय पेरेन्काइमेटस सेल्स। सो ये समझे मेरा पेरेन्काइमा वाले सेल्स मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अब अगर ये मेरा पेरेन्काइमा वाले सेल्स मेरे यहाँ पे बन चुके हैं, सो आई विल से दिस प्रोसेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपने एक ऐसे कुछ सेल्स बना लिए जिनका कोई ना कोई यहाँ पे काम होगा। अब आप जानते हो कि पेरेन्काइमा जो आपने यहाँ पे बना लिया है, इट विल हैव सम रोल। पेरेन्काइमा अगर आपका यहाँ पे लीफ के अंदर है तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। पेरेन्काइमा अगर आपका यहाँ पे स्टेम के अंदर है तो आपका हेल्प करेगा वो आपका स्टोरेज के लिए। अगर आपका पेरेन्काइमा रूट्स के अंदर है देन वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। सो पेरेन्काइमा विल हैव सम रोल, विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ रोल, याद रखना। सो पेरेन्काइमा इज माय cell which has been formed. This process of formation of parenchyma is called as my differentiation. तो यहाँ पे आपका differentiation हो चुका है। ये जो cells मेरे यहाँ पे बन चुके हैं ना, यहाँ पे I can call them as a differentiated cells. I can call them as a differentiated cells. अब ये जो मेरे यहाँ पे differentiated cells मेरे यहाँ पे बन चुके हैं ना, which are going to be your parenchymatous cells, आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी कि जो मेरे यहाँ पे cells बने हैं they will have some role। और अब ये जो सेल्स बने हैं ये कोई नए टाइप के सेल्स नहीं बना सकते, ये थ्रू आउट द लाइफ इनका एक ही काम होगा। अगर ये मेरा पेरेन्काइमा बन चुका है देन इट विल हैव सम काइंड ऑफ रोल थ्रू आउट द लाइफ। ये कुछ नया सेल नहीं बना सकता ना एकदम से। लाइक अब आप सोचो कि आपके बॉडी के अंदर एक बार आरबीसी बन गया, अब आरबीसी बनने के बाद आरबीसी कोई नए सेल नहीं बना सकता, आरबीसी न्यूरॉन्स नहीं बना सकता, आरबीसी आपके लिवर के सेल्स नहीं बना सकता, आरबीसी आरबीसी रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, राइट। बट प्लांट्स के साथ कुछ एक्सेप्शन है। प्लांट के साथ आपको क्या होते मिल सकता है, द सेल्स विच हैव बीन फॉर्म विच हैव गॉन डिफरेंशिएशन, जहां पे आपके जो सेल्स बन चुके हैं यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है। देखो याद रखना डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिनका एक पर्टिकुलर रोल होता है, दे हैव सम रोल। अभी तुम बच्चे हो, एक बार तुम समझो तुमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, आप लोग डॉक्टर बन गए, सो दैट मीन्स यू हैव बिकम डिफरेंशिएटेड। अब हम जानते हैं कि अंशिका पेशेंट्स को ट्रीट ही करेगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अंशिका पता नहीं शायद प्लेन चला रही होगी या स्कूबा डाइविंग कर रही होगी, आई नो शी इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ डॉक्टर, तो वही वो काम वहां पे कर रही होगी। तो सिमिलरली ये भी मेरे यहाँ पे सेल्स बन चुके हैं। अब जो मेरे सेल्स यहाँ पे डिफरेंशिएट हो चुके हैं, द सेल्स विच हैव गॉन डिफरेंशिएटेड, इफ दे अंडरगो सम चेंजेस एंड दे रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। तो ये जो मेरे सेल्स थे इनके अंदर कुछ चेंजेस आए और वो चेंजेस आने के बाद दे हैव रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। तो ये मेरे कुछ ऐसे सेल्स बन चुके हैं और ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे बने हैं इनके अंदर पोटेंशियल है कि वो कुछ नया बना के दे सके मुझे यहाँ पे। सो जो मेरे पेरेन्काइमा था यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। माय पेरेन्काइमा हैव गॉट चेंज्ड ओवर हियर एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू सेल्स एंड दोस सेल्स these cells have the potential to form something new। इनके अंदर है यहाँ पे एक पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, ये अब कुछ नया बना सकते हैं। तो पेरेन्काइमा है टर्न इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। पेरेन्काइमा एक अलग ही सेल्स में विकसित हो चुका है एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हुआ इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ डी डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सेल ऑलरेडी आपका बन चुका था उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं एंड नाउ इट फॉर्म्स अ न्यू सेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेल्स बन के मिल रहे रेड वाले एंड नाउ दीज सेल्स हैव द पोटेंशियल कि आप आपको कुछ नया ही बना के देंगे। नाउ दीज सेल्स हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या हुआ? क्या पहले ये बताओ, क्या ये दो स्टेटमेंट्स आपको समझ आ रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं मल्टीपल एग्जांपल है। वजह से समझो अगर मैं कोई बंदा डॉक्टर बन जाता है लेकिन उसके बाद ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू गेट इनटू न्यू कैरियर, उसे डेटा साइंस सीखना है, उसे जू क्यूरेटर बनना है, सो आई कैन से ही इज अंडरगोइंग डी डिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएशन करके आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिले एंड दे हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। अब जो मेरे यहाँ पे सेल्स हैं इन सेल्स के आप यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना जो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी सुने, पास्ट में आपने सुने होंगे। So I can have an example of these kind of cells जो आपको प्लांट में मिलते हैं। You have one example is my cork cambium। Yes, sir. cork cambium आपने सुना होगा और एक एग्जांपल आपने सुना होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सॉरी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम
इसका माइक ऑन है, बेटा बंद कर लो। अरे मोनिका, मोनिका, right? So this is what you find happening over here. So you have this two kind of cambium which you have over there. They are the example of my de-differentiated cells. तो आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये आ सकता है सवाल कि what are the example of my de-differentiated cells, core cambium and intravascular cambium. अब ये जो दो टर्म्स है ना आपके सामने, ये टर्म्स आपने पढ़े होंगे प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर के अंदर, तो आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि यार ये मैंने नाम वहां पे सुना हुआ है, ठीक है। सो कॉक कैम्बियम एंड इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम आर द टू टर्म्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। अब एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जो मेरे पास 4-5 सेल थे विच हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, ये कुछ नया बनाएंगे, दे विल फॉर्म समथिंग न्यू, सो दे हैव द पोटेंशियल, यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना, दीस सेल्स हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, तो कुछ वो आपको नया बना के देंगे, और जब वो आपको कुछ नया बना के देंगे, तो जब इन सेल्स में से मुझे कुछ नया बन के निकलेगा, कौन से कलर का बना है, व्हाइट कलर का बना है, जब इन सेल्स में से मुझे कुछ नए टाइप के सेल्स बन के मिलेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। तो जब मुझे यहाँ पे कोई नए टाइप के सेल्स यहाँ पे बन के मिले, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में से मुझे नए टाइप के सेल्स मुझे यहाँ पे बन के मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू हैव योर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, दे हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म सम न्यू, उन्होंने कुछ नया बना दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे द रीडिफरेंशिएशन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज व्हाट वी हैव टू नो ओवर हियर, और ये भी आपको होते मिलेगा। और इसके भी एग्जांपल में अगर आपको बोलूं, अभी मैं नहीं चाहता कि आप एकदम याद रखो, बट एग्जांपल इसके यहाँ पे आ सकते हैं, लाइक यू हैव अ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम आपको यहाँ पे बनते मिलेगा। यू ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्मेशन आपको जो मिलता है होते हुए आपके प्लांट्स के अंदर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन याद रखना है यहाँ पे कैसी क्या बन रही है, यू हैव अ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड यू हैव अ रीडिफरेंशिएशन। क्या ये स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि समझ जाना स्लाइड को, और फ्यूचर में एक बार खुद से एक बार एनसीईआरटी खोल के मैं चाहूंगा कि इसके एग्जांपल आप देखोगे तो और अच्छे से आपको यहाँ पे आ जाएगा। सो बढ़िया, यू हैव टू नो दिस डेफिनेशन राइट नाउ, ये बात आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसके बाद एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज माय डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बारे में बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जनरली होता क्या है कि आपका सेल होता है, सेल मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, राइट। इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट होगा, राइट। डिफरेंशिएट होने के बाद आपको एक मैच्योर सेल बनेगा। मैच्योर सेल बनता है क्या, फिर उसकी एजिंग होती है, और एजिंग होने के बाद एंड में जो होता है वो होगा आपके यहाँ पे डेथ। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल, ठीक है। दैट्स ऑल्सो डेवलपमेंट वाला पार्ट। एक सेल था जिसमें से एक नया सेल बना विच इज अ डिफरेंशिएटेड सेल, ग्रो किया, सर्वाइव किया, फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। अब आपको याद रखना है कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यहाँ पे। दिस अ टर्म लाइक योर प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी यहाँ पे क्या होती है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स सी द एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट हम यहाँ पे समझते हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ द लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज माई प्लास्टिसिटी। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं एक तरीके से। सी, आपने तो पता है कई बार क्या होता है, जो जुवेनाइल होता है ना, जुवेनाइल, जो आपके जुवेनाइल एनिमल्स होते हैं, आप प्लांट्स, लेट्स से यू हैव अ जुवेनाइल एनिमल, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जुवेनाइल मतलब टीनेजर। तो कई बार क्या होता है कि जुवेनाइल एनिमल के अंदर आपको कुछ ऐसे कलरेशन देखने के लिए मिलेगा जो आपको एडल्ट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, जो आपको एडल्ट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। सो आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बेबी चीता को देखते हो, अगर आप बेबी चीता को कभी आपने टीवी देखा होगा, तो उसके ऊपर स्पॉट्स नहीं होते हैं, व्हाइट कलर का फर होता है बेबी चीता के ऊपर। तो इफ यू ऑब्जर्व द चीता, और आई वुड से बेबी चीता ऑन टीवी ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर यू विल हैव अ व्हाइट फर। उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा देखिए, उसके ऊपर आपको व्हाइट फर मिलेगा, व्हाइटिश कलर का आपको वहां पे फर मिलेगा। सो यू विल हैव अ व्हाइट फर ऑन दैट। एंड लेकिन जब वो आपका एडल्ट बन जाता है, देन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फर ओवर देयर। देन आपको फर के ऊपर दिख रहा होता है आपके ऑरेंज कलर की बॉडी पे, और ब्लैक स्पॉट्स आपके होते हैं, राइट। सो यू हैव अ स्पॉटेड फर ओवर देयर। इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे आप लोग यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. देखा करो बेटा, थोड़ा टीवी भी देखा करो, नेशनल ज्योग्राफिक देखा करो। सो यू हैव अ बेबी चीता
which has a white fur, but when it becomes adult, you will have a spotted fur on that, which will have orange fur with the black spots. So यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलते हैं जहाँ पे जुवेनाइल स्टेज पे आपका स्ट्रक्चर अलग होता है प्लांट्स में, और एडल्ट स्टेज में आपको यहाँ पे अलग हो जाता है. दैट चेंज इज कॉल्ड एज माई प्लास्टिसिटी. कि यही चीज जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको प्लांट्स में भी देखने के लिए मिल सकती है. दैट यू हैव अ लीफ शेप. जुवेनाइल कंडीशन के अंदर यू हैव अ लीफ शेप, तो आपको यहाँ पे अलग होगा. यू विल हैव अ लीफ शेप जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे अलग होता है. इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन यू व्हाट फाइंड इन द एडल्ट फॉर्म. सो एडल्ट फॉर्म में इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट लीफ शेप. तो जब आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि जब जुवेनाइल था प्लांट तब लीफ का शेप काफी अलग था, लेकिन जब वो एडल्ट बन गया तो लीफ का शेप आपको यहाँ पे काफी अलग हो गया. दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मतलब कि आपके लाइफ स्टेज के दौरान आपका लीफ का शेप या आपके बॉडी प्लांट का शेप आपका यहाँ पे चेंज होगा. और जब हम लीफ की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना कि आपका जुवेनाइल स्टेज पे लीफ अलग था, यंग प्लांट में लीफ अलग था, शेप अलग था, लेकिन बाद में उसका शेप अलग हो गया. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेटेरोफाइली, क्योंकि हम यहाँ पे लीफ की बात कर रहे हैं. That is why we also call it as a heterophyly. Right? तो अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर जुवेनाइल स्टेज में लीफ का शेप अलग है और एडल्ट में अगर अलग है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये सब तो उसके जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं? Can I say that it is very intrinsic? Can I say that? Yes, sir. Yes. Yes. अगर मेरा एक प्लांट है, बचपन में उसका लीफ का शेप अलग था, एडल्ट में उसका अलग हो गया. उसका इसलिए अलग नहीं हुआ क्योंकि उसने पानी नहीं डाला है, मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, वैसा नहीं. उसका बचपन में लीफ का शेप अलग था, एडल्ट फॉर्म में उसका अलग था, और ये उसके अंदर ही कोडेड है, उसके जेनेटिक्स के अंदर ही वो कोड है वो. सो आई कैन से इट इज अ इंट्रिंसिक थिंग. सो दैट इज माय इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी. इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी. ठीक है. सो इंट्रिंसिक टर्म याद रखना कि उसकी जीन्स के अंदर ही है कि बचपन में वो अलग होगा, एडल्ट में वो अलग हो जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे उसका लीफ का यहाँ पे चेंजेस होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ हेटेरोफाइली. दैट इज व्हाई वी टर्म यूज अ हेटेरो. तो मान लो ना आपको हेटेरो मींस डिफरेंट, फाइली मतलब लीफ. सो दैट इज व्हाई यूज अ टर्म लाइक अ हेटेरोफाइली ओवर देयर. अब मुझे एक और बात यहाँ पे बताओ. यू विल हैव सम प्लांट्स, आपको कुछ प्लांट्स मिलेंगे जो पानी के अंदर रहते हैं. समझो ये मेरा पानी का सरफेस है, अज्यूम दैट दिस इज माय वाटर का सरफेस. अब जब वो पानी के नीचे है मेरा प्लांट वहां पे, तो उसका लीफ का शेप अलग है. तो ये पानी के नीचे है, राइट. सो इट इज अंडर वाटर. दिस प्लांट इज गोइंग टू बी अंडर वाटर. लेकिन जैसे मेरा प्लांट सरफेस के ऊपर आता है, जैसे मेरा प्लांट ग्रो करके सरफेस के ऊपर आता है, तो इसके लीफ का शेप यहाँ पे अलग हो जाता है. देन इट विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ. अगर आपको ऐसे होते मिल जाए कि पानी के अंदर आपका लगता है यहाँ पे एंड आउटसाइड वाटर यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ, तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे एनवायरमेंट रोल प्ले कर रहा है टू इंड्यूस द प्लास्टिसिटी? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट वंस माय लीफ कम्स आउट ऑफ द वाटर देन हैव अ चेंज इन द लीफ शेप ओवर देयर. सो सच काइंड ऑफ हेटेरोफाइली, जहां पे मेरा लीफ का शेप चेंज हुआ, पानी के अंदर अलग था लीफ का शेप, पानी के बाहर यहाँ पे अलग है, बट यहाँ पे इंट्रिंसिक नहीं है, मतलब जीन्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. जैसे ही वो उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ, मेरा लीफ का शेप यहाँ पे चेंज हो गया. एंड दैट इज व्हाई आई कैन कॉल इट एज अ एग्जांपल ऑफ माय एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली. एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली. समझ आ रहा है सबको यहाँ पे? दिल्ली के बच्चे स्पेसिफिक समझ आ रहा है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि राइट. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो एनवायरमेंटल हेटेरोफाइली में याद रखना हमेशा यहाँ पे दैट यू विल फाइंड कि आपका एनवायरमेंट चेंज हुआ तो आपका लीफ का शेप यहाँ पे आपका चेंज हुआ. और इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे रहेगा आपका बटर कप. इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे रहता है आपका बटर कप. बटर कप इज एग्जांपल ऑफ माय प्लांट व्हिच इज गोइंग टू शो द एनवायरमेंट. सो लेट्स लुक ओवर हियर. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो प्लास्टिसिटी याद रखना. मैं एक बार फिर स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ यहाँ पे. प्लांट फॉलोज अ डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ. प्लांट कई बार अलग अलग पाथवे फॉलो करता है कि पहले कुछ अलग स्ट्रक्चर था, बाद में अलग हो गया, उसे हम कहते हैं अलग पाथवे फॉलो कर रहा है यहाँ पे. एंड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी टू डू दैट इज कॉल्ड एज माय
प्लास्टिसिटी, ये जो एबिलिटी इनकी है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर और लाक्सपर्क, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ माई हेट्रोफाइली विच इज द इंट्रिंसिक हेट्रोफाइली। ठीक है, ये जुवेनाइल स्टेज पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट्स। मैच्योर प्लांट से इनके लीव्स काफी अलग होते हैं। क्या एग्जाम्पल आपके यहाँ पे? कॉटन, कोरिएंडर और लाक्सपर्क, ये 3 एग्जाम्पल आपके हैं। 2 चीजें तो आपने देखी हुई है, कॉटन देखा हुआ है, हरा धनिया भी आपने देखा हुआ है, लाक्सपर्क नहीं देखा, बट याद रखिए दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स यू विल हैव। ऑन द अदर हैंड, difference in the shape of the leaves produced in air and those produced in water in buttercup। जैसे आप हवा में है, बाहर है, पानी के बाहर है, आपका शेप अलग है, पानी के अंदर आपका शेप अलग है। This is the example of my heterophyly, but it is my environmental heterophyly. Also represent the heterophilous development due to the environment. So इसको हम बोलते हैं यहाँ पे से environmental heterophyly. This phenomena of heterophyly is an example of my plasticity। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट या क्या ये पैराग्राफ आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, नहीं आ रहा तो बता दो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव डन। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि इनमें से सवाल आपके आ जाते हैं। सो ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड दिस थिंग। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन बिकॉज वी डोंट हैव मच अमाउंट ऑफ टाइम। लेट्स जंप ऑन टू फ्यू क्वेश्चंस। हैंड रेज करना, अपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है यहाँ पे अपिकल डोमिनेंस? जल्दी हैंड रेज करो, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व ओवर हियर, the less you have to solve outside the class. So let's try to solve more number of question यहाँ पे। बताइए क्या होगा इसका आंसर सलम कुमारी? Sir, option A. जानवी क्या लग रहा है? Second. राइट, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए यहाँ पे। सो ऑप्शन ए आपने बोला यहाँ पे। ओके 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 राइट, वेट करो। प्रियांशी क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी। Auxin is something which is going to promote my apical dominance, not your ABM. Auxin मेरा promote करेगा यहाँ पे apical dominance. Then 52 के लिए hand raise करिए फटाफट, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से and quickly raise your hand. बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? Option A. अंशिका क्या लग रहा है आपको? Sir, option A. मुस्कान गुप्ता, आवाज कट गई बेटा मुस्कान गुप्ता आपकी। शिखा दुबे, Sir, Option A. राइट, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन है स्टोमैटिक क्लोजर। और शिखा ये करता क्यों है स्टोमैटिक क्लोजर ए बी है, इसका फायदा क्या होता है? क्या फायदा होता है ए बी ए का? to reduce transpiration. राइट, टू रिड्यूस द ट्रांसफर। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है उसे? सर क्योंकि वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है ना, उसके पास वाटर कम है। वाटर लॉस अवॉइड कर रहा है, बिल्कुल सही। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपिकल डोमिनेंस, कौन सा हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके अपिकल डोमिनेंस के लिए? अगेन सिंपल सवाल है आपका यहाँ पे, बताओ अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन है। राइट, इंडोल 3 एसिडिक एसिड। अभिषेक मुझे बताओ कि IAA के अलावा एक और नाम था जो आपका होता है नेचुरल ऑक्सिन, वो नाम क्या था? सर इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। राइट, ये दो आपके नेचुरल ऑक्सीजन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स, ABA आपका इनमें से क्या कंट्रोल कर सकता है? व्हाट इज इट इज नोन टू बी कंट्रोलिंग? मुस्कान कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर? मुस्कान इस लाइक तो हैंडी रीजनिंग क्या Sir, option C. सी। ओके ठीक है, ऑलराइट। एक और यहाँ पे आंसर आ सकता है यहाँ पे, बल्कि मैं कहूंगा मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर, व्हाट इज ABA इज नोन फॉर इन सब में से? बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? B. बताओ अपूर्वा। अपूर्वा इज नॉट देयर। किशोर बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। अच्छा, सुनो मेरी बात। ABA जो आपका यहाँ पे होता है ना, शूट इलॉन्गेशन को इनहिबिट करता है, वो हमने बात की थी वहां पे, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। बट ABA आप याद रखना, इसका जो मेन काम यहाँ पे होता है दैट्स गोइंग टू बी लीफ फॉल एंड सीड डॉर्मेंसी। इसका देखो याद रखना, ABA को हम इवन बोलते हैं एज अ डॉर्मेन।
ये इसका मेजर रोल है आपका यहाँ पे, टू प्रमोट द डॉर्मेंसी, ये वो करता है। उसके साथ मैंने आपको बोला था इट ऑल्सो प्रमोट्स माई एब्सेशन एंड सीनेसेंस, तो लीफ फॉल भी कराता है और आपकी डॉर्मेंसी भी प्रमोट करता है। सो दिस बिकम्स अ मच मोर करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 57। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप शूट इलॉन्गेशन यहाँ पे इसलिए कर रहे हो बिकॉज इनहिबिट करा था शूट इलॉन्गेशन वहाँ पे, तो आप फिर भी कंट्रोल कर रहा है, बट याद रखना इट इज द ऑप्शन बी व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। गिब्रेलिन यहाँ पे क्या अपलोड करता है, इसको तो आप अनम्यूट करके जोर से वैसे ही बोल दो, क्या करता है गिब्रेलिन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Germination. और ये करने के लिए कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? अल्फा Alpha अमाइलेज। राइट, बिल्कुल सही, ट्रू। गिब्रेलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसलिए हैंड रेज करना, गिब्रेलिन आपका इनमें से किसमें से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब मिला किसमें था सबसे पहले यहाँ पे आपको किसमें से मिल गया था? ऑलराइट, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए काजल, काजल टमटा, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। सो गिब्रेला फुजिकोरा एज द वन, जहां से हमने गिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया था। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिब्रेलिन, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही अनम्यूट करके इसका आंसर बता दो जोर से। GA3। राइट, GA3 इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 3, राइट। ठीक है, अभी काम करते हैं, लेट मी कम बैक ओवर हियर एंड लेट मी सॉल्व दिस PYQ, पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना, टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। अगर एक प्लांट है जो डॉर्फ है, छोटा सा प्लांट है, आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है, आपको उसकी लेंथ बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे क्या स्प्रे करोगे जिससे उसकी यहाँ पे लेंथ बढ़ सकती है? व्हाट यू कैन स्प्रे ओवर हियर जिसकी वजह से आप उसके यहाँ पे लेंथ बढ़ा सकते हो? बताइए शिवा, क्या होगा इसका आंसर? सी। सी होगा। प्रियांशी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सी। कोमल शर्मा? सर सी लग रहा है। अपूर्वा? ऑप्शन बी। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे आपने पढ़ा था स्टेम इलॉन्गेशन कौन करता है? कहाँ पे हमने पढ़ा था, कौन सा होमवर्क के साथ पढ़ा था हमने? Gibberellin के साथ। जिब्रेलिन के साथ पढ़ा। Stem elongation is always done by gibberellin, so that is why option B will become a correct answer। याद रखना, यही है वो आपका हार्मोन जिसके वजह से आपका स्टेम इलॉन्गेशन आप कर सकते हो, और जब आप स्टेम इलॉन्गेशन करोगे तभी तो आपका डॉर्फ प्लांट आपका टॉल प्लांट बनेगा। सो इट हैज टू बी योर ऑप्शन बी। गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों ने इसके अंदर, ठीक है? स्टेम इलॉन्गेशन का ऑक्सीजन से रोल आपका यहाँ पे कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। अपाइकल डोमिनेंस को मिक्स मत करो यहाँ पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो स्टेम इलॉन्गेशन जब भी आपका टर्म आ रहा है, अगर आपको बताया कि स्मॉल प्लांट को मुझे बड़ा करने के लिए क्या यूज करूंगा, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय गिबरेलिन, जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, जिसके से मेरे यहाँ पे स्टेम इलॉन्गेशन यहाँ पे होगा, ठीक है? तो ये याद रखना हमेशा। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज व्हाट, इनमें से कौन सा मेरे यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन है? फिर ये हैंड रेज इसके लिए बताइए, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? बोलिए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। इंडिया आप यहाँ पे कह रहे हो। किशोर, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी ही आपके यहाँ पे सही आंसर है। और एक और बात याद रखना कि आपका जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है उसको हम बहुत वाइडली यूज करते हैं, वीडीसाइड भी हम उसे वहाँ पे यूज करते हैं। जो वीडीसाइड की तरह यूज किया जाता है दैट इज माय 2,4-D। याद रखना, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं विच इज यूज एज अ वीडीसाइड, वो आपको जो कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज माय 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। इसको हम यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड। इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, तो कुछ फॉर्म्स को हम अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बट वीडीसाइड की तरह इसको हम बहुत वाइडली यूज करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, इसके थ्रू आप लीव्स को आप नीचे गिरा सकते हो प्लांट में से। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। और इसका, अच्छा ये वाला आंसर आपने नहीं किया था, हाँ ठीक है, इसका बता दो मुझे आप, इसका आंसर क्या होगा? Dr. F.W. Wenck noted that if the colloidal tip were removed and placed on the agar for 1 hour, the agar would produce bending, which placed on one side of the freshly cut colloidal stump. Of what significance is this experiment is going to be? ये आपका एक्सपेरिमेंट आपका क्या सिग्निफाई आपको यहाँ पे कर रहा है?
बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। प्रियांशी, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। It made possible the isolation and extract of the exact identification of the oxygen. That's true. ये चीज आपकी एब्रिलिवेंट ने आपके यहाँ पे करके दी थी। One more question. During seed germination, the stored food is mobilized by seed। सोच के करना, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो अंदर खाना होता है उसको मोबिलाइज करने के लिए कौन सा हार्मोन आपके यहाँ पे मदद करेगा? सिंपल ही है, आपको थोड़ा सा सोचना और आप यहाँ पे आंसर निकाल लोगे। ड्यूरिंग द, हाँ बताओ बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? सर जिब्रेलिन। अपूर्वा, क्या लग रहा है? साइटोकाइनिन। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आपका सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हमने बताया, एक बात बोली थी कि सीड जर्मिनेशन कराने के लिए आपका गिबरेलिन आपका रोल प्ले करता है, और इसको जर्मिनेट कराने के लिए आपका एक एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है, एंड दैट एंजाइम इज माय अल्फा अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट भी आपका गिबरेलिन वहां पे कर रहा था, ठीक है। अब आप सोचो अल्फा अमाइलेज क्या करता होगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, तो ये जो अमाइलेज होगा ये जाके डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को। अब आप सोचो कि स्टार्च होगा कहाँ पे? स्टार्च होगा आपका एंडोस्पर्म के अंदर, होता है ना एंडोस्पर्म आपके सीड के अंदर। यस सर। यस सर। तो अमाइलेज जाएगा आपके एंडोस्पर्म को वहां पे डाइजेस्ट करेगा, और जब वो एंडोस्पर्म को डाइजेस्ट करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टोर्ड फूड को हम मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि उसे मेरा एम्ब्रियो खा सके और जर्मिनेट हो सके। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा दैट इज माय गिबरेलिन। Gibberellin will play the role in my activation of my alpha amylase, which ultimately helps to promote my seed germination. So, right, these are the things you have to know. So I think let's keep it up to here only. एक दो क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे वो बाद में आप अपने एंड पे आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड आई विल शेयर विद यू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब एक बात बताना चाहूंगा इसके पहले आप यहाँ से क्लास आपका खत्म हो जाए। कल की क्लास जो हमारी यहाँ पे होगी, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया, विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन 11th ग्रेड। 11th ग्रेड के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी बताया था काफी बच्चों को, एंड दैट इज समथिंग विल बी डूइंग सो दैट हमारा 11th का क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा और ग्रिप बन जाए, यू हैव अ मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ जब नीट के मतलब अपकमिंग एंट्री में आपके क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर नहीं किया है, बट जितना चैप्टर हमने किया उसे एक बार रिवाइज करो, उसको एक बार समझो, रिवाइज करो। आई विल शेयर विद यू द माइंड मैप में शेयर कर दूंगा, उसको इस्तेमाल कर लो आप, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस हार्मोन्स प्रिसाइसली, क्योंकि ये हाई वेटेज वाला पार्ट है, यहाँ से सवाल आते हैं हार्मोन्स और उसके पहले वाला पार्ट। सो हार्मोन्स इज अ हाई वेटेज थिंग, उसके पहले जो भी डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता, बट वो भी आपको पढ़ना चाहिए, राइट। यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट। हाँ, उसके बाद का जो पोर्शन है हार्मोन्स के बाद वाला, फोटो पीरियोडिज्म, वो निकल चुका है नीट के सिलेबस में से, तो ये बात भूलना मत कि वो निकल चुका है, तो वो पढ़ने मत बैठना, वो मत करना है, वो नहीं करना है आपको। सो दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू डू ओवर हियर, राइट। So yeah, that's it from my end. Now if you have any questions या query अगर कोई आपके सामने है यहाँ पे, then बताइए अगर कोई आपके questions हैं यहाँ पे तो। I hope यहाँ तक सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ रही है। बैकग्राउंड नॉइस इसने अनम्यूट नहीं किया, ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो आई थिंक B08 मुझे आज शाम को मिलेगा ना, तो आज शाम को क्या करना है, 11 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर 12 के करने हैं, बताओ। 12 के करने हैं? नहीं नहीं सर, वो 11th के करेंगे। I'm not 11, अच्छा you people are like अच्छा